नमस्कार। जब भी हम बिहार के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दो तस्वीरें दिमाग में आती हैं, या तो विनाशकारी बाढ़ या फिर सूखा, है ना? पर सोचने वाली बात यह है कि एक ही राज्य में पानी की इतनी ज्यादा मौजूदगी और इतनी कमी, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब वो छिपा है बिहार की नदियों ने। ये सिर्फ पानी के बहाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बिहार की जीवन धमनियां हैं, वो नसें जो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की जिंदगी को शक्ल देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं जल धमनियों के पूरे सिस्टम को जरा बारीकी से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे बिहार की खास भौगोलिक बनावट को, फिर देखेंगे कि कैसे नदियां राज्य को दो हिस्सों में बांट देती हैं। हम उत्तर की उफनती नदियों और दक्षिण की शांत धाराओं दोनों की कहानी जानेंगे, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस पानी का मैनेजमेंट कैसे होता है और ये हमें किस बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, मतलब बिहार की जमीन की बनावट से, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर पानी की पूरी कहानी टिकी हुई है। जरा सोचिए, बिहार एक बहुत बड़े कटोरे यानी एक बाउल जैसा है। इसके एक तरफ मतलब उत्तर में नेपाल का ऊंचा हिमालय है और दूसरी तरफ दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार। अब होता क्या है कि दोनों तरफ से पानी तेजी से ढलान से नीचे बहता है और इस कटोरे के बीच में यानी बिहार के मैदानी इलाके में आकर जमा हो जाता है। और यही मैदानी इलाका जो नदियों की लाई उपजाऊ मिट्टी से बना है, भले ही राज्य का सिर्फ 4.1% हिस्सा हो, लेकिन पानी का सारा खेल, सारा जमावड़ा और सारी दिक्कतें सब यहीं से शुरू होती हैं। और इसी कटोरे जैसी बनावट की वजह से बिहार की नदियां मानो दो अलग अलग टीमों में बंट जाती हैं। एक है नॉर्थ की नदियां और दूसरी है साउथ की। और यकीन मानिए, इनके नेचर और इनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। ये देखिए, इस टेबल में पूरा फर्क साफ साफ दिख रहा है। जो उत्तर की नदियां हैं वो हिमालय से आती हैं, इसलिए वो बारहमासी हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन अपने साथ वो भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट भी लाती हैं, और यही वजह है भयंकर बाढ़ की। अब इसके ठीक उलट दक्षिण की नदियां पठार से निकलती हैं, तो वो बस मानसून में ही जोश में आती हैं। उनमें गाद तो कम होती है, पर उनकी वजह से या तो अचानक बाढ़ आ सकती है या फिर सूखा पड़ सकता है। तो चलिए पहले उत्तर की टीम से मिलते हैं, इन हिमालयी नदियों के गुस्से और इनके बहाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उत्तरी बिहार में असल में दो बड़ी नदियों का राज चलता है, कोसी और गंडक। इनका सोर्स क्या है? नेपाल के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर। वहीं से ये अपने साथ ढेर सारा पानी और मिट्टी पत्थर यानी सिल्ट लेकर मैदानों में उतरती हैं। और यही पानी और सिल्ट एक तरफ तो वरदान है, लेकिन दूसरी तरफ अभिशाप भी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 93,355 स्क्वायर किलोमीटर। ये कोसी नदी का कैचमेंट एरिया है, मतलब इतने बड़े इलाके का सारा पानी बहकर अकेला कोसी में आता है। अब आप खुद सोचिए, जब इतने बड़े एरिया से पानी और सिल्ट एक नदी में आएगा तो उसका हाल क्या होगा? जाहिर है उसमें पानी और गाद की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, और इसी वजह से कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, ये कोसी के विनाश की पूरी कहानी बताता है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, हिमालय में तेज बारिश होती है या ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे पहाड़ कटने लगते हैं। स्टेप 2, ये सारी कटी हुई मिट्टी, पत्थर यानी गाद बिहार के मैदानों में आकर जमा हो जाती है। इससे नदी की सतह, उसका बेड ऊपर उठ जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक है। नदी अपना पुराना रास्ता छोड़कर एक नया रास्ता बना लेती है और उन इलाकों में घुस जाती है जहां किसी ने सोचा भी नहीं होता। और नतीजा, भयानक बाढ़। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ की नदियाँ बिल्कुल अलग हैं और इनकी चुनौतियाँ भी अलग हैं। दक्षिण बिहार की कहानी लिखने वाली नदियां हैं सोन, पुनपुन और क्यूल। ये हिमालय से नहीं बल्कि पठारों से निकलती हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर डिपेंडेंट है। जब मॉनसून आता है तो इनमें खूब पानी होता है, लेकिन बाकी पूरे साल ये या तो एक पतली सी धारा बनकर रह जाती हैं या फिर सिर्फ सूखी रेत नजर आती है। और यहीं से पैदा होती है पानी की कमी की चुनौती। यहाँ दो नदियों का सफर देखते हैं। एक है उत्तरी कोयल, जो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है और पलामू में जाके सोन नदी से मिल जाती है। दूसरी तरफ है पुनपुन नदी। ये भी पलामू से ही निकलती है, लेकिन लंबा सफर तय करके पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इससे ये पता चलता है कि कैसे ये छोटी छोटी धाराएं भी आखिर में एक बड़े रिवर सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। ये तस्वीरें नुकसान के दो अलग अलग चेहरों को दिखाती हैं। बाईं तरफ है उत्तर की बाढ़।
यहाँ नदियाँ बहुत सारी गाद के कारण अपने किनारे तोड़ देती हैं और फिर महीनों तक बड़े बड़े इलाकों में पानी भरा रहता है। और दाईं तरफ देखिए दक्षिण का हाल। यहाँ समस्या अलग है। संकरी घाटियों में पानी अचानक तेजी से बढ़ता है और फ्लैश फ्लड आ जाती है, जो कुछ ही घंटों में सब कुछ तबाह कर देती है। तो अभी तक हमने तबाही की बात की, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। यही नदियां बिहार की लाइफलाइन भी तो हैं। तो अब कहानी को उस तरफ मोड़ते हैं जहां फायदा है। देखते हैं कि इस ताकत को काबू करके इससे क्या क्या लाभ उठाए गए हैं। तो इस पानी का इस्तेमाल कैसे होता है, इसका भी एक पूरा साइकिल है। पहला, डैम्स और रिजर्वॉयर में पानी को स्टोर किया जाता है, मतलब जल संरक्षण। दूसरा, इसी पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाता है, यानी सिंचाई। तीसरा, यही पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे जाकर ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाता है। और चौथा, कुछ जगहों पर इसी पानी से बिजली भी बनाई जाती है। अब सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? तो जवाब है बैराज। ये एक तरह से नदी के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। इसके गेट्स नदी के बहाव को कंट्रोल करते हैं। वो पानी को रोककर उसे नहरों में भेजते हैं सिंचाई के लिए, और जब बाढ़ का खतरा होता है तो फालतू पानी को कंट्रोल तरीके से आगे भी जाने देते हैं। और बिहार में इस पूरे वाटर मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं ये 3 बड़े बैराज। कोसी बैराज, जिसका काम है बिहार के शोक को काबू में रखना। फिर है गंडक बैराज, जो नॉर्थ वेस्ट बिहार की खेती की जान है। और आखिर में इंद्रपुरी बैराज, जो सोन नहर सिस्टम के जरिए दक्षिण बिहार के लाखों किसानों की प्यास बुझाता है। तो हमने पानी देखा, पानी से तबाही देखी और उसे कंट्रोल करने की कोशिशें भी देखी। लेकिन ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो शायद सबसे जरूरी है। जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या बिहार की असली समस्या पानी की कमी है या मामला कुछ और ही है? और यही है सबसे बड़ा टेक अवे। बिहार का वाटर क्राइसिस असल में पानी की कमी का नहीं, बल्कि असंतुलन यानी इम्बैलेंस का है। एक तरफ उत्तर, जहां पानी तबाही लाता है, दूसरी तरफ दक्षिण, जहां पानी की किल्लत है। एक तरफ मॉनसून, जब सब कुछ डूब जाता है, और दूसरी तरफ गर्मी, जब सब कुछ सूख जाता है। तो असली चुनौती जो है वो इसी जगह और समय के असंतुलन को साधने की है। और इसका हल सिर्फ कंक्रीट के बांध बनाने में नहीं है, बल्कि प्रकृति के इस मिजाज को समझकर उसके साथ एक बैलेंस बनाने में है।